गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर रहे थे। आपने पढ़ा घर पे जाके इसको वापस? बोलो बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों? ये था बच्चों, डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये फॉर्मूला था बच्चों, है ना। अब देखो हमें करना है क्या, ध्यान दीजिए। अगर अपने को वैल्यूज दे दे कोई, है ना। सपोज देखो, अगर कोई कि डेल्टा पी 0 है तो क्या होगा बच्चों बताओ? डेल्टा पी 0 है तो डेल्टा एक्स क्या होगा बताओ? इनफाइनाइट, है ना। अगर डेल्टा एक्स 0 है तो डेल्टा पी क्या होगा बताओ? इनफाइनाइट। होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों। होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक के अंदर जितनी अनसर्टेनिटी होगी, दूसरे के अंदर उतनी कम अनसर्टेनिटी है। बोलो बच्चों। अगर डेल्टा पी 0 है तो डेल्टा एक्स अपना आप ही क्या हो गया? समझ में आ गया क्या? डेल्टा पी 0 है तो डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा एक्स 0 है तो डेल्टा पी इनफाइनाइट। ये बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो बच्चों। अब देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि डेल्टा पी बराबर डेल्टा एक्स है ना, तो बताओ डेल्टा वी क्या होगा? ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। डेल्टा पी बराबर डेल्टा एक्स है तो डेल्टा वी क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बेटा सुनो, हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा पी डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई। अब देखो बेटा, इस डेल्टा एक्स की जगह भी मैं डेल्टा डेल्टा पी लिख सकता हूं। बोलो बच्चों। यहां से देखो अपन क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा पी क्या आ जाएगा? एच अपॉन 4 पाई। तो बताओ, अगर आपको डेल्टा पी पता हो, ये क्या होता है बच्चों? एम डेल्टा वी। तो यहां से आप बताओ क्या बता सकते हो? डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 1/m एच अपॉन 4। बोलो बच्चों, सही है? यही होगा बच्चों। बोलो। 4 को अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर लाओगे तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम, ठीक है ना। फिर देखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बोले कि डेल्टा वी डेल्टा एक्स के बराबर है तो बताओ डेल्टा पी क्या होगा? ये पूछा आपसे क्वेश्चन। डेल्टा वी डेल्टा एक्स के बराबर है तो डेल्टा पी आपको बताना है। कैसे करेंगे? देखो हमारा फॉर्मूला क्या है? एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स एच अपॉन 4। ये दिया हुआ बच्चों। सही है। यहां से देखिए, आपको क्या कह रहा है, क्या है बताओ? डेल्टा एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ? डेल्टा वी लिख सकते हो। तो देखो बेटा, एम डेल्टा वी कर सकते हैं। तो यहां से क्या मैं डेल्टा वी की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों। डेल्टा वी की वैल्यू ये आ गई। अगर डेल्टा वी की वैल्यू ये आ गई तो डेल्टा पी क्या होता है बताओ? एम डेल्टा वी। एम डेल्टा वी की वैल्यू एच अपॉन 4 पाई। बोलो, इसको सोल्व कर सकते हैं? सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, m इंटू एच, ये स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा 4 पाई।
बोलो बच्चों, ऐसा ही होगा? ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो, अरे आ गया है क्या? ये जो मैंने पॉइंट्स बताए अभी तक, इन पॉइंट्स में किसी को डाउट है क्या? ये जो भी पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है बच्चों? बोलो, नहीं है? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब देखो बेटा, सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा एक्स अगर 10 एंगस्ट्रॉम है ना, तो बताओ डेल्टा पी क्या होगा? बताओ बच्चों, डेल्टा एक्स अगर 10 एंगस्ट्रॉम है तो डेल्टा पी बताओ। तो बहुत ही आसान सा, देखो डेल्टा पी डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई, है ना बेटा? आपको याद है क्या, एच अपॉन 4 पाई जो है ना, उसको सोल्व करने पर बेटा क्या आता है पता है क्या? डेल्टा पी डेल्टा एक्स, ये मैंने बताया था आपको 0.527 है ना, इंटू 10⁻⁻34। ये याद कर लो बेटा, ये h अपॉन 4 पाई की वैल्यू याद कर लो, न्यूमेरिकल सोल्व करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, हमें क्या निकालना है? डेल्टा पी 0.527 है ना बेटा? ये डेल्टा एक्स 10 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो ऐसा कर सकते हैं बच्चों? बोलो बेटा, ये मैंने किया समझ में आ गया आपको? आ गया क्या? बोलो बच्चों, कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन देखो, सुनो क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपका IIT जेई और नीट दोनों में आ चुका है। देखो क्या कहता है, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड helium atom are same, ठीक है? if the uncertainty in momentum for the electron is 32 into 10⁵, then uncertainty in momentum of helium will be, ये कह रहा है बच्चों, ठीक है ना? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ते ही आंसर आ जाएगा आपका। देखो अनसर्टेनिटी दोनों की सिमिलर है ना? अनसर्टेनिटी दोनों की सिमिलर है क्या? डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा एक्स ऑफ हीलियम, ये सिमिलर है, ठीक है? इफ द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, आपको मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी में कितना दे रखा है? 32 इंटू 10⁵। तो आपको क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है इसके लिए, हीलियम के लिए। बताओ कैसे करोगे? देखो बेटा सुनो, डेल्टा पी डेल्टा एक्स बराबर एच अपॉन 4 पाई है ना? एक बात दो बेटा, ये चीज क्या है? ये चीज कांस्टेंट है ना? ये चीज कांस्टेंट है बच्चों, ये चीज कांस्टेंट है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेल्टा पी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा पी ऑफ हीलियम एंड डेल्टा एक्स ऑफ हीलियम। अब देखो बेटा, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या कह सकते हैं? डेल्टा
P ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा P ऑफ हीलियम बराबर आ जाएंगे 32 10 की पावर 5। समझ में आ गया बच्चों? नहीं तो रेशियो देख लो, रेशियो देखेंगे ना, वो भी आएगा। हो गया बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। देखो आपको कहता है कि डेल्टा P की जो वैल्यू है वो है 1 इंटू 10 की पावर -15 kg मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना? तो डेल्टा x बताना है। बता सकते हो? ये क्वेश्चन बच्चों नीट में आया हुआ है। बता सकते हो? देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, डेल्टा P डेल्टा x h अपॉन 4 पाई। h अपॉन 4 पाई की वैल्यू याद है क्या? h अपॉन 4 पाई की वैल्यू याद है क्या बच्चों? कितनी? 0.527 है बच्चों। आपको डेल्टा x पूछ रहा है 0.527 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 10 की पावर -15। सोल्व कर लेंगे? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करूं क्या कि हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड फॉर, ये बताना है बच्चों, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मोटर कार, स्टेशनरी पार्टिकल्स, एंड डी आर आपका बी एंड सी बोथ। बताओ बच्चों क्या होगा? बताइए बच्चों। ऑप्शन डी। ध्यान रखना ये जो चीजें है ना, ये किस पे लगेगी? ये आपकी सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल पे लगती है। डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट किस पे लग रहा था? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे। याद है क्या? तो ये हमेशा और हमेशा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे लगता है, चाहे डी ब्रोगली ले लो चाहे हाइजेनबर्ग ले लो। ठीक है ना? अच्छा, माइक्रोस्कोपिक के साथ साथ बात में आ गया वो मूविंग होना चाहिए, मूविंग माइक्रोस्कोप, है ना? तो क्या बोलेंगे? देखो बच्चों, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग्स concept are valid for moving microscopic particles। ठीक है बेटा? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन। देखो सुनो, ये कहता है कि डेल्टा एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है? आपको इसने वेलोसिटी बोली है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? और क्या कह रहा है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी है? 0.011%। ठीक है? तो आपको, और मास आप जानते ही हो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस। ठीक है? ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो 3 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है 0.011%। मास गिवन है ना? ये इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है बच्चों। ठीक है ना? तो आपको क्या बताना है ना? आपको इसकी
पोजीशन में अनसर्टेनिटी बतानी है। तो बताओ बच्चों, कैसे बताओगे? फटाफट बताओ। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले आपको इसने वेलोसिटी दे रखी है, तो हमें डेल्टा वी निकालना है ना, तो क्या करेंगे? 0.011% ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 2। क्या मैं ये लूंगा? बोलो बच्चों, मुझे ये लेना पड़ेगा ना। अब देखो बेटा सुनो, ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 0.011 है ना, ये डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। बोलो बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, हमें क्या करना है? एम डेल्टा वी ये आ गया बेटा मेरे, और ये वैल्यू आप जानते ही होंगे, याद कर लो बेटा, h/4 पाई। अब देखो, आपको डेल्टा एक्स चाहिए 0.527 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई, देखो मास ये हो गया, और डेल्टा वी 0.011। तो ये क्वेश्चन बेटा, इस वैरायटी के क्वेश्चन अभी काफी आ रहे एग्जाम में, इस वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में अभी काफी आ रहे। क्या ये समझ में आया आपको? बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? देखो ये वैरायटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वैरायटी को ढंग से कर लेना आप, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपसे पूछूं, देखो एक मैं और देता हूं आपको। इसने बोला कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इसने दे रखी है बेटा 300 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये क्या है? एक्यूरेट अप टू 0.001%, ठीक है। आपको क्या कहता है कि आपको डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है। बताओ बच्चों, कैसे करोगे? ये दोनों क्वेश्चन आपके बेटा नीट में आ चुके हैं, दोनों क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, सेम ही क्वेश्चन है। बोलो बेटा, कर लोगे? देखो सबसे पहले डेल्टा वी निकालना है, ये करेंगे बस, वैल्यू तो रखनी है, रख लोगे क्या? तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? 0.527, ये हो गया देखो बेटा 9.1 0.0। इस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रख लेना। अब देखो बेटा सुनो, हमने अभी क्या बोला था? बताओ, हमने अभी क्या बोला था कि ये जो कंसेप्ट है वो किस पे लगता है? बताओ, ये कंसेप्ट किस पे लगता है? किसे पार्टिकल्स पर? माइक्रोस्कोपिक। तो एक काम करते हैं बेटा, देखो सुनो, मैं आपको है ना, देखो सुनो, एक तो मैंने इलेक्ट्रॉन लिया बेटा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानती हो, जानते हो बेटा। तो देखो इसमें डेल्टा वी डेल्टा एक्स क्या आएगा? 0.527 है ना बेटा, डिवाइडेड बाई 9.1 टू 10 की पावर -31। तो बच्चों 0.527 9.1 ये आया 10 की पावर -3 आया बच्चों। बोलो बेटा, आया? अब देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं, एक बोल है बेटा जो 0.1 ग्राम की, 0.1 ग्राम की बोल का मास 10 की पावर -4 kg हो गया क्या? 0.1 ग्राम की बोल का मास
10⁻⁴ kg हो गया बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा, डेल्टा V डेल्टा X, एक बात बताओ बेटा, जब आप इसके लिए सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही है। अब मुझे बताओ कौन सी वैल्यू को मेजर करना इजी है, बताओ। 10⁻³ को और 10⁻³ को, बोलो बच्चों। देखो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, 10⁻³ काफी बड़ी वैल्यू है बच्चों। 10⁻³ तो बहुत मुश्किल है। तो इसको तो बेटा अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व, बोलो बच्चों। लेकिन यहां पे क्या होगा, इट कांट बी ऑब्जर्व। ये बात समझ आ गई? तो वो क्वेश्चन समझ में आ गया कि वो क्यों नहीं लग रहा था मोटर कार पर। बताओ, जब 0.1 ग्राम की बॉल पे नहीं लगा तो मोटर कार पे तो लगने का कोई सेंस ही नहीं है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आएगी क्या, बोलो। अब देखो बेटा, एक बार है ना, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था, लेकिन बच्चा इसमें ना, मैंने देखा बहुत अड़ जाता है इसमें। देखो ये दिया था इसने 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो ये क्या कहता है कि बताओ इसका ना डेल्टा V क्या होगा, बताओ बच्चों। डेल्टा P गिवन है 1 × 10⁻⁻18 ग्राम सेकंड इनवर्स। तो डेल्टा V बताना बच्चों, बताओ बेटा। वेरी गुड रिया पुनिया। देखो बेटा, इसमें ना आपको कहीं से भी हाइजेनबर्ग लगाना ही नहीं है ना। सीधा सीधा क्या करना है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। कि आप इसको आराम से कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, देखो डेल्टा P क्या हो गया, m डेल्टा V। तो यहां से देखो डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन m क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻18 9.1 × 10⁻⁻28। ये मैंने 10⁻⁻28 क्यों लिया बच्चों, देखो ऊपर यूनिट चल रही है, ग्राम में चल रही है ना बेटा, ठीक है। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, 9.1 × 10⁻31 kg या 9.1, बोलो बेटा। ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो। क्या ये बात क्लियर है, बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, बाय दिस प्रिंसिपल we can prove that electron is not found in nucleus, है ना। इस कॉन्सेप्ट से अपन क्या प्रूव कर सकते हैं कि भैया न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। कैसे प्रूव करेंगे, एक बार बताओ मुझे, एक बार बताओ कि ये न्यूक्लियस है बेटा, मान लो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है बच्चों, बताओ। न्यूक्लियस का साइज मैंने पढ़ाया था आपको, रेडियस पढ़ाई थी 10⁻⁻50। देखो अगर मैं बात करूं फॉर न्यूक्लियस, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, 10⁻⁻15 मीटर। सपोज मान लीजिए आपकी कोई, मान लीजिए बाइक की चाबी थी और आपने ना उसको किसी रूम के अंदर रख के भूल गए। तो अब उस रूम में वो
जो बाइक की है ना वो कहीं भी रखी हो सकती है। हो सकता है आपने पलंग पर रख दियो, हो सकता है एल्मीरा में रख दियो, एल्मीरा के ऊपर रख दियो, है ना, लेकिन होगी उसी रूम के अंदर ही ना। कई बार कोई चीज खो जाती है तो आप कहते हो ना कि रखी तो मैंने यही थी, होगी तो वो यही। तो अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में माने तो बेटा होगा तो वो 10 के पावर -15 मीटर के अंदर ही ना, इसके बाहर तो नहीं हो सकता ना। बोलो बच्चों, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूं। तो जैसे अगर मैं कोई बोलूं कि एक बंदा है जो बीकानेर में है, ये कंफर्म है कि वो बीकानेर में, तो मुझे बीकानेर में ढूंढना है ना उसको। तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में ढूंढना है तो ये कंफर्म है कि न्यूक्लियस के साइज के बराबर ही है ना। बात समझ आ गया। तो अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, अपन क्या कह सकते हैं, डेल्टा पी डेल्टा एक्स, है ना, या एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई। यहां से देखो बेटा अपन क्या कह सकते हैं, डेल्टा वी क्या आएगा 0.527, ये डिवाइडेड बाय एम हो गया 9.1 टू 10 की पावर -31 और 10 की पावर -15 है बच्चों। अब देखो बेटा अगर आप इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, देखो 0.527 9.1, ये कितना हो गया आपका 10 की पावर -34 और ये 10 की पावर -46। सोल्व करने पर क्या आया मेरे पास, ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, +12 होगी। बोलो बेटा, एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू आ सकती है क्या, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इस रेंज में आ सकती है क्या, बताओ। आपको पता है क्या लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों, ये लाइट की वेलोसिटी है ना, है ना बेटा। अब देखो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी में ये आ रहा है आपकी अनसर्टेनिटी 10⁻12, ये तो ज्यादा आ रहा है ना। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा बेटा, m = m0, ये बताओ। अब बताओ कि अगर वेलोसिटी आपकी पार्टिकल की लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ। अगर v की वैल्यू c से ज्यादा हो जाए तो बेटा क्या होगा, मास किस में आएगा बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा नेगेटिव में, जो कभी पॉसिबल है क्या, बोलो बेटा। इट इज नॉट पॉसिबल, मास नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता। अब बताओ जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लियस। क्लियर है क्या, बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई, क्लियर है बच्चों, दिमाग बैठ गया पक्का ना। चलिए बेटा अब देखो सुनो, हम क्या कह रहे हैं, देखो बेटा सुनो, सपोज ये कोई एक गोल है बेटा, ठीक है, गोल कैसा पार्टिकल है बताओ, मैक्रोस्कोपिक है बेटा। अब अगर इस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर कोई फोटोन मान लीजिए इंसिडेंट कर रहा है, तो क्या इस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बोलो पाथ चेंज हो जाएगा क्या बताओ। अरे एक बॉल थी, आपने उस पर लाइट मारी, तो लाइट मारती उसका पाथ चेंज हो गया क्या, या आप बाइक चला रहे थे पीछे से किसी ने लाइट मारी आपके ऊपर, तो क्या आपका पाथ चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। देखो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा डेफिनेट पाथ है। लेकिन अब सुनना बेटा, देखो सुनो, सपोज जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना,
सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, n=1 में है बेटा। इसको एग्जामिन करने के लिए आपने मान लीजिए माइक्रोस्कोप का यूज किया, ठीक है, और आपने इस पर क्या किया, हाई एनर्जी का एक फोटोन डाला। क्या डाला बेटा? हाई एनर्जी फोटोन डाला बेटा। जैसे ही हाई एनर्जी का फोटोन डाला, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एक एनर्जी वाला फोटोन मिलेगा, वो क्या करेगा? वो इसको एब्जॉर्ब करेगा। बोलो बेटा, एब्जॉर्ब करके वो किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा ना, एब्जॉर्ब करके किसी हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा ना। समझ में आया? देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, एनर्जी इज absorbed by electron and then it moves in higher energy level। क्या ये बात समझ में आई? अरे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो क्या होता है? वो एक्साइट होता है। बोलो, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ मुझे बताओ, जब वो हायर एनर्जी लेवल में गया तो बताओ इसका एन चेंज हो गया ना। हो सकता है वो पहले में था और पहले से वो तीसरे में चला गया, तो एन चेंज हो गया। अगर एन चेंज हो गया तो बताओ बच्चों इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ना। अब बताओ अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो बताओ मोमेंटम भी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा बच्चों। ये बात समझ आई? तो आप मुझे बताओ, आप इसकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए आपने हाई एनर्जी वाला फोटोन यूज लिया, पता लगा उसका तो मोमेंटम ही चेंज हो गया। समझ में आई बात? बोलो। अरे बच्चों समझ में आया? अब एक बच्चा बोलेगा कि सर लो एनर्जी वाला फोटोन कहां में ले लो? तो लो एनर्जी वाले फोटोन से तो अपन इसको लोकेट भी नहीं कर पाएंगे ना। बताओ, एनर्जी इतनी लो है कि हम उसको लोकेट ही नहीं कर पाएंगे, वो हमें दिखेगा ही नहीं। अरे किसी चीज को देखने के लिए एक डेफिनेट एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना। बोलो, क्या आपको माइक्रोस्कोपिक चीजें जो है नेक्ड आई से दिख जाती है क्या? नहीं दिखती ना। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, अपने देखो दो कंसेप्ट पढ़े हैं। एक मैंने पढ़ाया हाइजेनबर्ग, ये मैंने कल आपको बहुत ढंग से समझाया था। अनसर्टेनिटी के पीछे रीजन क्या है? बताओ, अनसर्टेनिटी के पीछे जो रीजन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर? वेव नेचर, है ना। अगर ये वेव नेचर नहीं होता ना तो दिक्कत नहीं आती, है ना बेटा। तो ये वेव नेचर हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का अपन लेते हैं बेटा, क्वांटम नंबर्स। ठीक है बेटा, अपन लेके चल रहे हैं बच्चों क्वांटम नंबर्स, है ना। क्वांटम नंबर आप जानते होंगे। देखो ये जो नंबर है ना, इन नंबर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है ना बेटा। जैसे देखो, आपकी बाइक का कोई नंबर होगा, आपकी टू व्हीलर फोर व्हीलर का कोई नंबर होगा, अकाउंट का नंबर होगा, आपका आधार नंबर होगा, घर का नंबर होगा, बहुत सारे नंबर होते हैं बच्चों। तो आपको पता होगा कि हर नंबर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्म करता है ना बच्चों, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज आपका आधार नंबर है। अब आधार नंबर तो देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है, लेकिन वो इंडिकेट सिर्फ
एक पर्सन को करता है ना। अकाउंट नंबर, आपको अकाउंट नंबर दिया हुआ है मान लीजिए, तो वो अकाउंट नंबर किसी एक बंदे को इंडिकेट करता है। क्लास के अंदर रोल नंबर होते हैं बच्चों, रोल नंबर देखे आपने, आपके रोल नंबर देखा ही होगा। तो एक रोल नंबर एक बच्चे को इंडिकेट करता है बच्चों, है ना। अब देखो बेटा सुनो, एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन कौन देगा? एक इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो ये नंबर देते हैं बच्चों। तो देखो बेटा, अपन इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बात करते हैं आगे। देखिए, द नंबर which give all information regarding to an electron are collectively known as quantum number। समझ में आया? The number which give all information, है ना, regarding to an electron are collectively known as quantum number। ये बात समझ आ गई बच्चों? बोलो, अरे समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए एक एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर सबसे पहले बेटा ऑर्बिट होता है क्या? सबसे बड़ी यूनिट ऑर्बिट बोल दो, या इसको क्या बोल सकते हैं? सेल बोल सकते हैं। ऑर्बिट से छोटी यूनिट क्या होती है बच्चों? सब ऑर्बिट, या इसको सब सेल बोल सकते हैं, है ना बेटा। फिर देखिए, फिर होता है ऑर्बिटल, एंड फिर फाइनली होता है इलेक्ट्रॉन, होता है बच्चों। ऐसे सोचो, देखो ये आप हो, ये आपके घर का रूम है जिसमें आप रहते हो, ठीक है बेटा। ये आपका पूरा घर है, ठीक है, ठीक है। और ये आपकी पूरी कॉलोनी है। समझ में आ गई बात, है ना। ये इस तरह से समझ में आया? तो मुझे बताओ, अगर मुझे आप तक पहुंचना है ना, मुझे आप तक पहुंचना है, तो मुझे किन किन चीजों का पता होना चाहिए? सबसे पहले कि आप कौन सी कॉलोनी में, पता होना चाहिए। कॉलोनी के बाद आपका घर का पता होना चाहिए। घर के बाद अगर आपका रूम था, तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा बच्चों। बोलो बेटा, समझ में आ गई बात? बोलो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए हमें टोटल इतनी सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी बेटा, होगी बेटा। अब देखो बेटा सुनो, ऑर्बिट या जो सेल है, इसको कौन इन्फॉर्म करता है? इसको इन्फॉर्म करता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको अपन बोलते हैं स्मॉल एन, ठीक है। इसको कौन इन्फॉर्म करता है? इसको बोलते हैं बेटा एजी उत्थल क्वांटम नंबर। इसको इंडिकेट किया जाता है एल से, ठीक है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्म करता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है, देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज एम। एंड एकदम जो लास्ट में है उसको क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज एस, ठीक है ना। तो एन एल एम एस, ये चार क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट था बोहर, इसको डिस्कवर किया था सोमरफील्ड ने, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था बेटा जीमान ने, और इनको डिस्कवर किया था गोल्ड स्मिथ एंड यूलेन बेक, ठीक है ना।
गोल्डस्मिथ एंड यूलेनबेक। ठीक है बच्चों, देखो साइंटिस्ट के नाम आजकल आते नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे सिर्फ ऑर्बिट तक ही पहुंचना है तो बताओ सिर्फ एन से हो जाएगा ना? अगर मुझे सिर्फ ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बोलो बच्चों, लेकिन अगर मुझे सब ऑर्बिट तक पहुंचना है तो सब ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए पहले ऑर्बिट तो पता होना चाहिए ना? बोलो बच्चों, तो दो क्वांटम नंबर चाहिएगा, एन और एल। अब बताओ, अगर मुझे ऑर्बिटल तक पहुंचना है तो क्या होगा? एनएलएम, है ना? फिर क्या होगा बच्चों? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो क्या हो जाएगा? एन एल एम एस। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए आपको कितने क्वांटम नंबर चाहिए, है ना? कितने क्वांटम नंबर चाहिए? 4 क्वांटम नंबर चाहिए। समझ आ गया बेटा? हो गया बेटा? अब देखो बेटा, सुनो, अब ध्यान दीजिए। देखो, जैसे मैं ये बोलूं कि ईच वैल्यू ऑफ, देखो एन की एक वैल्यू, एल की हर एक वैल्यू, एम की हर एक वैल्यू और एस की हर वैल्यू, है ना? क्या इंडिकेट करती है? एन ऑर्बिट, ए सब ऑर्बिट, है ना? फिर एन ऑर्बिटल और एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? एन की हर एक वैल्यू, है ना, एक ऑर्बिट को, एल की हर एक वैल्यू एक सब ऑर्बिट को, एम की हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को और एस की हर एक वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन को। अब देखो, इनकी जो वैल्यूज है ना, ये बेटा सारी कुछ आपकी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उससे कैलकुलेट की हुई है ना? जैसे देखो बेटा, सुनो, आपको अगर एन की वैल्यू पता करनी हो तो एन की वैल्यू ये होती है बेटा 1 2 3, है ना? एल की वैल्यू ये होती है 0 1 2 3, ठीक है? एम की वैल्यू क्या होती है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना? और एस की वैल्यू होती है प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अब ये वैल्यू कैसे क्या है वो हमें सीखनी है बेटा, है ना? ये वैल्यूज कैसे हैं, क्या है, वो हमें सीखना है बेटा, ठीक है ना? तो यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1, अपन लेते हैं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है बेटा? बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के बारे में देता बेटा, तो क्या बोलेंगे? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्बिट। बोलो सही बात है? अब देखो बेटा, सुनो, है ना, अगर अपन वैल्यू ऑफ एन की बात करें तो ये हो सकती है बेटा 1 2 3 टू इनफाइनाइट हो सकती है बच्चों। अब देखो, अगर अपन बात करें ऑफ ऑर्बिट तो सिंबल क्या है? के है, एल है, एम है ना? तो फर्स्ट ऑर्बिट को के बोलते हैं, है ना बच्चों? सेकंड ऑर्बिट को एल एम और एन बोलते हैं। ये काम आएगा आप जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे ना बेटा, उस टाइम इसका यूज आएगा के एल एम एन का। अब मुझे बताओ बेटा, अभी हाल फिलहाल एन की वैल्यू कहां से कहां तक है बच्चों बताओ? जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए उनके लिए एन की वैल्यू बोलो बच्चों 1 to 7 है ना?
फ्रॉम 1 to 7 क्या बोलेंगे? देखो अपन क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ n ranges from 1 to 7 for all the elements which we have discovered so far। अभी तक हमने जितने एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया उनके लिए n की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 to 7 है। अब देखो बेटा एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने बच्चों बताओ? पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने हैं? 7 है ना बच्चों? तो देखो मैं ये भी कह सकता हूं कि each value of n indicates an orbit, है ना? each value of n indicates सॉरी ऑर्बिट तो है ही, an orbit वो तो लिख दिया अपन, indicates a period of periodic table, है ना बेटा? ठीक है, तो अपन वैसे बोले फॉर एग्जाम्पल n equals to 6, it means it is 6th पीरियड, है ना? अगर n की वैल्यू 6 है तो क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, अगर n की वैल्यू आपकी 6 आ रही है इसका मतलब पीरियड नंबर 6 है। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं क्या कि देखिए इन एन ऑर्बिट क्या नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो मुझे बताओ एक ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितने होते हैं? देखो n के इक्वल, ऑर्बिटल्स n स्क्वायर के, इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर के। अब देखो इन फॉर्मूलों के डेरिवेशन पे तो हम जाएंगे नहीं, आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे इस लेवल पर डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना बेटा? अब जैसे देखो बेटा सुनो, मान लीजिए हमारे पास ऑर्बिट है, देखो बेटा k है, l है, m है और n है, ठीक है बेटा? तो इनके लिए देखो वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट तो n की वैल्यू के बराबर ही होंगे बच्चों, बताओ n की वैल्यू के बराबर ही होंगे, ठीक है? अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, बताओ बच्चों, ऑर्बिटल n स्क्वायर के बराबर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? 4 9, बोलो बेटा 16, ये आ रहा है क्या? बोलो 1 4 9 16। अब देखो बेटा अगर मैं ऐसा बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2n स्क्वायर है तो 1 इंटू 2 ये हो गया बेटा, फिर ये हो गया 8 18 32 हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, पहला जो ऑर्बिट उसकी खास बात देखो, पहले ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट है और एक ही ऑर्बिटल है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? पहला जो ऑर्बिट है उसमें सब ऑर्बिट भी एक है और उसमें ऑर्बिटल भी एक है, समझ में आ रहा? अब देखो बेटा सुनो, हम क्या करते हैं, एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से दिखाते हैं, इसे एक ऑर्बिटल को इस बॉक्स से दिखाते हैं। तो मुझे बताओ कि बेटा देखो यहाँ एक ही ऑर्बिट है और एक ही सब ऑर्बिट है। अब थोड़ा सा
समझने की कोशिश करना। सेकंड को देखो, सेकंड में बेटा सबसे पहले बताओ सब ऑर्बिट कितने हैं? सेकंड में सब ऑर्बिट कितने हैं? 2 हैं। और ऑर्बिटल कितने हैं? ऑर्बिटल कितने हैं? 4 हैं। क्या मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1+3। बताओ बच्चों, क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं? बताओ। इसका मतलब देखो क्या हुआ कि अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक तो ऐसा सब ऑर्बिट है, इसमें एक ऑर्बिटल है, और एक ऐसा है जिसमें 3 ऑर्बिटल है। ये पिक्चर को समझ में आई आपको? बताओ कितने सब ऑर्बिट हो गए? 2 सब ऑर्बिट हो गए क्या? बोलो बच्चों। अरे देखो, ये 2 सब ऑर्बिट हो गए, हो गए। और टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? टोटल छोटे बॉक्स काउंट करो, मैंने कितने कर दिए? बताओ। 4 कर दिए। अब बताओ अगले वाले में सब ऑर्बिट कितने हैं? अगले वाले में सब ऑर्बिट कितने हैं बच्चों? 3 है। तो मुझे बताओ ये अब 9 हो गए ना, तो क्या मैं इस 9 को ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1+3+5 ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो बच्चों। यानी अब जो नया सब ऑर्बिट आएगा, है ना, उस नए सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे? बताओ बच्चों। बोलो। 5 होंगे ना? जो नया सब ऑर्बिट जुड़ा, जो नया सब ऑर्बिट जुड़ा उसमें, समझ में आया? अब बताओ। तो ये देखो बेटा, ये 16 हो गया, हो गया बच्चों। इस 16 को कैसे लिखेंगे? बताओ बेटा। 16 को अपन ऐसे लिखेंगे क्या? देखो 1+3+5, बताओ बेटा क्या लिखोगे? 7 लिखोगे क्या? 1+3+5+7। तो अब मुझे बताओ, अब जो नया सब ऑर्बिट आके जुड़ा उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 7 होंगे ना बच्चों? जो नया सब ऑर्बिट आके जुड़ा, देखो इसका मतलब एक तो ये हुआ, है ना, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो बच्चों। थोड़ा सा वापस समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, यहां से यहां जाओ तो एक सब ऑर्बिट बढ़ा, है ना, फिर एक सब ऑर्बिट बढ़ा, फिर एक सब ऑर्बिट बढ़ा। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना? सब ऑर्बिट एक एक बढ़ रहे हैं बच्चों। बताओ। देखो इसमें मैंने एक ही सब ऑर्बिट बनाया, चेक करो, है ना, एक ही बॉक्स बनाया। अगले में देखो 2 बनाए, अगले में 3, और अगले में देखो 4। अरे कुछ समझ में आया क्या बच्चों? बोलो। फिर देखो पहले वाले में एक ही ऑर्बिटल है, अगले वाले में टोटल ऑर्बिटल 4 हो गए। अब बात को समझना, टोटल ऑर्बिटल 4 हो गई। अब मुझे बताओ, तो जो नया सब ऑर्बिट जुड़ा उसमें फिर कितने ऑर्बिटल होंगे? है ना, 3 होंगे ना? समझ में आ गया? ऐसे ही देखो अगले में बच्चों 9 हो गई, तो अगले में जो नया सब ऑर्बिट जुड़ा उसमें कितने ऑर्बिटल हो गए? 5 हो गए। समझ में आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, हम क्या कहते हैं कि जो ये आपका है ना, देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको आप क्या बोलते हो बच्चों? बताओ। इसको बोलते हो आप एस बोलते हो, है ना। इस सब ऑर्बिट को पी बोलते हो आप, है ना। इसको क्या बोलते हो? डी बोलते हो। और अगले वाले को क्या बोलोगे? अगले वाले को एफ बोलोगे ना। एक काम करता हूं, मैं इनको अलग से बनाता हूं। देखो ये एक, ये 3 वाला, ये 5 वाला,
एस पी डी एफ। हो गया बच्चों। तो अब मुझे बताओ, देखो अगर मैं 1 की बात करूं, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1s है बच्चों। बात अगर मैं करूं सेकंड ऑर्बिट में, तो सेकंड ऑर्बिट में बच्चों एस भी है और पी भी है ना बेटा। और थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3s 3p 3d है बच्चों। बताओ अगर मैं फोर्थ के अंदर बात करूं तो 4s 4p 4d 4f। अरे समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, कुछ बात समझ में आई? भाई ये सब ऑर्बिट जो आ रहे हैं वो नए नए कैसे एडिशन होते जा रहे हैं? अरे किसी को डाउट है क्या? बोलो बच्चों, कोई डाउट? आगे चलो। दर्शिका गोस्वामी, दर्शिका गोस्वामी, गोस्वामी जी क्लास में है आप? समझ में आ गया बेटा? दर्शिका समझ में आ गया तेरे को? चलिए अब देखो बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा, ये तो ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो बेटा सुनो, अपन लेते हैं नेक्स्ट सेकंड एजी मुथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन एल बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। तो एजी मुथल को समझते हैं बेटा, ध्यान देना। देखो बेटा सुनो, ये जो हमने क्वांटम नंबर लिखे ना, एक बार बताओ, देखो हर छोटी चीज की डिपेंडेंसी किस पर होती है? बताओ, हर छोटी चीज की डिपेंडेंसी बड़ी पर होती है कि नहीं होती है? होती है। जैसे हमारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है बच्चों? बताओ, हमारी जो डिपेंडेंसी है हमारे पेरेंट्स के ऊपर है ना, है कि नहीं है बच्चों? तो मुझे बताओ कि जैसे ऑर्बिटल की डिपेंडेंसी किसके ऊपर होगी? ऑर्बिटल की, सब ऑर्बिट पर। और सब ऑर्बिट की ऑर्बिट के ऊपर। तो अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे? देखो इसमें अपन बोलेंगे कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए सब ऑर्बिट। बोलो बच्चों, सही बात है? ये किसके बारे में इंफॉर्म करता है? ये सब ऑर्बिट के बारे में, है ना बेटा। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए सब ऑर्बिट, है ना। फिर देखो, ईच वैल्यू ऑफ एल, है ना, इंडिकेट्स ए ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। आपको पता है क्या कि ब्लॉक होता है बच्चों पीरियोडिक टेबल में? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है ना बच्चों, है ना। अब देखो बेटा, अपन क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एन। एल की जो वैल्यू है ना वो एन पे डिपेंड करती है। कैसे करती है? देखिए बेटा सुनिए, मैं बोलूंगा कि वैल्यू ऑफ एन, ये तो ऐसे चलती है बेटा, ठीक है। तो बताओ वैल्यू ऑफ एल, देखो मैंने क्या बोला, ये एन है, ये एल है। इसको मैंने बोला मान लो ये बाप है और ये बेटा है। मुझे बताओ कि क्या बेटा जो है वो एज में अपने बाप के बराबर हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या बराबर हो सकता है? क्या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। छोटा होगा ना, उससे हमेशा छोटा होगा। तो देखो
अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे इसको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और एक बात बताओ, जब 1 है तो स्टार्ट 0 से किया है ना, 2 है तो 1 से किया, अगर वैल्यू n होगी तो, बोलो बच्चों, अगर वैल्यू n होगी तो n-1। हो गया बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई? आगे बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब क्या बोलते हैं, देखो हमने बोला कि देखो ये L है, 0 1 2 3 है ना, तो इनके जो सब ऑर्बिट है वो S है, P है, T है, F है। आगे चाहो तो आप ये भी ले सकते हो, है ना, GH। लेकिन काम हमारे यहीं तक आते हैं बेटा। अब सुनना इसको ढंग से, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखो बेटा सुनो, मैंने लिखा n, ठीक है, फिर लिखा वैल्यू ऑफ L, फिर मैंने लिखा सब ऑर्बिट। समझने की कोशिश करना, ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये 3 है और ये 4 है। मुझे बताओ, जब वैल्यू n की 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी, बताओ? 0 ही होगी ना, सिर्फ 0 ही होगी। अब देखो बेटा, अगर ये 2 है तो वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, बताओ? अगर ये 2 है तो 0 हो सकती है और 1 हो सकती है ना, हो सकती है बच्चों। वैल्यू कहां से कहां बोली थी, 0 से लेकर n-1। इसको ऐसे समझो, 0 से स्टार्ट करना है और जो n की वैल्यू है ना उससे एक पहले नंबर पर रुक जाओ, ठीक है ना। जैसे देखो बेटा, ये 3 है तो 3 के केस में क्या करेंगे, बताओ? स्टार्ट 0 से करेंगे, फिर 1, फिर 2, ये करेंगे बच्चों, ठीक है। ये 4 है बेटा, तो देखो क्या करेंगे, देखो 0 1 2 3। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो बच्चों? यानी ये कंफर्म हो गया कि बेटा n की वैल्यू हमेशा और हमेशा L से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए ना। बोलो, बाप को बेटे से बड़ा रखना है कि नहीं रखना है? n की वैल्यू ये होगी बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को? पक्का? अब देखो बेटा सुनो, अब हमें सब ऑर्बिट लिखना है, तो सब ऑर्बिट कैसे लिखेंगे, देखो सब ऑर्बिट को कैसे इंडिकेट करते हैं, देखो आपको लिखना है बेटा वैल्यू ऑफ n और सिंबल ऑफ L। कैसे समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, जैसे मान लो किसी स्कूल में 11th के ना 4 सेक्शन है सपोज, है ना, 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। हम जनरली इसको ऐसे नहीं लिखते, हम इनको ऐसे लिखते हैं, देखो बेटा हम लिखते हैं ना 11th A, 11th B, 11th C और 11th D, ऐसे लिखते हैं ना। क्या ऐसा लिखते हैं 111 112 113 114? ऐसा कभी स्कूल में देखा, बोलो बच्चों? नहीं देखा ना। कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट लगता है कि जिसमें देखो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और अल्फाबेट भी है? तो वही बात हमें यहाँ करनी है। अब देखो बेटा, यहां से समझो, n की वैल्यू तो 1 है, उसको लिख दिया, और l की वैल्यू 0 है। 0 के लिए बोलो बेटा क्या होगा, s हो जाएगा। हो गया बेटा, तो इसको 1s बोलेंगे। फिर देखो यहाँ आ जाओ, ये दोनों सब ऑर्बिट सेकंड सेकंड ऑर्बिट के अंदर है, लिख दिया बेटा। अब सेकंड में s भी है और p भी है। अरे समझ में आया? पहले वैल्यू लिखो n की, ठीक है, फिर सिंबल लिखो l का। अब आ गया। अब देखो बेटा सुनो, इसमें देखो क्या करोगे, 3 3 3, 0 है तो
क्या लिखोगे बच्चों, बताओ। 0 है तो क्या लिखोगे, एस लिखोगे। 1 है तो पी, 2 है तो डी लिखोगे। अब देखो बेटा सुनो, देखो 4 वाले में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 है। तो देखो 4 4 4 4 ये लिख दिया, एस पी डी एफ। क्या ये समझ आया बच्चों, बोलो बेटा। अरे ये बात सबको समझ में आई क्या, आ गया। अब देखो बेटा, यहां से आपको क्या ध्यान रखना है कि n ऑलवेज ग्रेटर देन l। क्या ये बात सही है, n हमेशा l से क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए। अब देखो बेटा सुनो, एक काम करते हैं अपन, सुनो ढंग से, ध्यान से समझना, है ना। क्या अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो कि मेरे पास 1s है ना, 1p है, 1d है, 2s है, 2p है, 2d है ना। इधर लेता हूं 2f, 3s, 3p, 3d, 3f। अब हमें ये देखना है कि नेचर में कौन सा सब ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा। तो एक काम करो बेटा, सबसे पहले इनके लिए ना आप n और l की वैल्यू लिखो। n का तो बहुत ही सिंपल है, जो आगे नंबर लिखा हुआ है 1 1 1 2 2 2 है ना, और इसके लिए भी 2 3 3 3 3 है बच्चों। अब देखो L के लिए हमें देखना है, तो S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, 0 1 2 3 0 1 2 3। अब देखो बेटा, N को हमने क्या बोला था, बाप बोला था, L को बेटा बोला था। यहाँ बाप बेटे से बड़ा है चलेगा, ये बराबर हो गए बाप और बेटा, मुश्किल है, नहीं बनेगा ना। फिर देखो ये बेटा बड़ा हो गया, मतलब नहीं है, ये चलेगा, 2b चलेगा। क्या 2d पॉसिबल है क्या, 2d पॉसिबल है क्या बच्चों, नहीं है ना। फिर आओ देखो 2f, ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। 3s पॉसिबल है, 3p पॉसिबल है ना, आपका 3d पॉसिबल है, 3f पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया। तो मुझे बताओ किसी भी सब ऑर्बिट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है, बताओ बच्चों। किसी भी सब ऑर्बिट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है, n ग्रेटर देन l या l लेस देन m, सॉरी l लेस देन n बोल सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं बच्चों, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्बिट, है ना बेटा, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्बिट। ये बात सुनाएगी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, देखिए अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब ऑर्बिट, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब ऑर्बिट, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो ऑर्बिटल जो होते हैं सब ऑर्बिट के अंदर, वो तो होता है बेटा देखो 2l+1, और इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके जस्ट डबल, इलेक्ट्रॉन होते हैं जस्ट डबल, ठीक है ना। आप है ना, देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये S है, ये P है, ये D है, ये F है, इनके लिए L की वैल्यू याद है क्या, L की वैल्यू यही थी। तो अब बताओ, है ना, अगर अपन इनमें ऑर्बिटल देखें बेटा, तो बताओ वैल्यू रखो, L की वैल्यू 0 रखो तो 1 आएगा,
है ना, फिर 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आया 7 आया। आया बच्चों, आया। अब देखो बेटा, बात इलेक्ट्रॉन की करें, 2, 6, 10, 14। अब बेटा वो समझ में आया। देखो एस ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने हैं 6, डी में कितने हैं 10, एफ में कितने हैं 14। याद करो हमने एक बॉक्स बनाया था ऐसा, है ना, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। इसमें हमने 3 बॉक्स बनाए थे, 3 में टोटल 6 दिखाने, इसमें हमने 5 बॉक्स दिखाए थे ऐसे। याद है क्या, ऐसे दिखाए थे बच्चों, याद करो। देखो आपने जब शुरू में ये किया था ना, तो देखो बेटा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 में ये हो गया। अब देखो बेटा ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हुए ना, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 + 6, है ना। फिर अगले को क्या लिख सकते हो आप 18 को 2 + 6 + 10। अरे लिख सकते हो, याद करो, बोलो बच्चों। तो देखो एक बार बताओ बेटा, एस जो सब ऑर्बिट है उसमें एक ऑर्बिटल है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि बच्चों सब ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल के जो नंबर आ रहे हैं ना, वो ओड नंबर है। एक पर्टिकुलर सब ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल ओड नंबर में चेक करो। देखो 1 3 5 7 है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन किस नंबर में है, इलेक्ट्रॉन कैसे नंबर में बच्चों, इवन नंबर में। तो देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोल रहा हूं, इन ए पर्टिकुलर सब ऑर्बिट, ठीक है, पर्टिकुलर सब ऑर्बिट की बात करें, ठीक है, तो पर्टिकुलर सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो कैसे होंगे, वो होंगे ओड नंबर में, है ना। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किस में होंगे, इवन नंबर में। देखो याद रखना बहुत आसान है, ऑर्बिटल का ओ देखो, है ना, और इलेक्ट्रॉन का ई देखो, समझ में आ गया। ध्यान रखना मैंने एक एक पर्टिकुलर सब ऑर्बिट की बात की है, ये दिमाग में फिट कर लेना। एक पर्टिकुलर, एक अकेले सब ऑर्बिट की, सपोज आपने 2 सब ऑर्बिट ले लिए, तो 2 सब ऑर्बिट में तो ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, इवन नंबर में हो जाएंगे ना। 2 ओड नंबर को जोड़ते हैं तो इवन बन जाएगा ना। एस और पी के ऑर्बिटल कितने हो गए बताओ, एस और पी में, एस और पी में 4 हो गए ना। मैंने लिखा है इन्हें पर्टिकुलर सब ऑर्बिट, ये दिमाग में फिट कर लेना, इन्हें पर्टिकुलर सब ऑर्बिट, ठीक है बच्चों, गलती मत करना। अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि n + l की वैल्यू 7 है ना, तो आपको बताना बेटा नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बताना बेटा। n + l की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है ना बेटा। कैसे बताएंगे, समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, ये हो गया बेटा 7 + 0, बोल सकता हूं क्या, सम 7 आना चाहिए। 6 + 1 है ना, 5 + 2, 4 + 3। अब देखो लिख तो मैं ये भी सकता हूं, लिखने में तो कोई मना ही नहीं है, मैथमेटिकली तो बात सही है, लेकिन मुझे बताओ कि क्या ये सब ऑर्बिट नेचर में एग्जिस्ट करेंगे क्या, बोलो बच्चों, नहीं करेंगे ना। समझ में आ गया बच्चों, क्यों, क्योंकि n क्या हो गया, l से कम हो गया, ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है बेटा, नॉट पॉसिबल। सही है क्या, सही लिखा मैंने, बोलो बच्चों।
अब देखो बेटा सुनो, 7 + 0, तो देखो क्या लिखोगे, 7s, 6 1 के लिए p है ना, 5d एंड 4f। ये समझ आया? देखो 7 6 है ना। अब 0 जो है वो कौन सा सब ऑर्बिट होता है? 0 कौन सा सब ऑर्बिट होता है? s होता है ना, होता है बच्चों। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? s सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, तो बेटा बताओ नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितने आए? नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितना है टोटल? अरे 4 है ना, 7s 6p 5d 4f, ये 4 है बेटा। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल समझते हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, 7s में एक ऑर्बिटल होगा है ना बेटा, फिर 6p में 3 होंगे, d में 5 होंगे और f में 7 होंगे। ये समझ आया? ये 1357 में कहां से ले आया बताओ? अरे देखो बेटा, यहाँ s है, यहाँ p है, यहाँ d है, यहाँ s है। s सब ऑर्बिट के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, s से याद रख लो सिंगल। s सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होता है, s से याद रखो सिंगल। सिंगल से याद रह जाएगा। अगर फर्स्ट में एक ऑर्बिटल है तो अगले में ओड नंबर में चलो, अगला ओड नंबर क्या होगा? 1 के बाद 3, अगला क्या होगा? 5 होगा बच्चों। तो वही आ रहा है ना। अब मुझे बताओ टोटल कितने हो गए? 3 हो गए बच्चों। अब बताओ हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, 16 में कितने आ जाएंगे? 32 आ जाएंगे। आ गया क्या बच्चों? बोलो बेटा। अरे आया समझ में? इसमें किसी को डाउट है क्या? अरे बच्चों किसी को डाउट है क्या? पक्का? चलो तो ये बताओ क्वेश्चन, n+l की वैल्यू है ना, ये है नंबर ऑफ सब ऑर्बिट है ना, फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताओ बच्चों, n+l की वैल्यू लेस देन 4 और इक्वल टू 4। बताओ इसका मीनिंग समझ में आएगा? अरे इसका मीनिंग समझ में आया? n+l की वैल्यू या तो 4 से छोटी है या 4 के बराबर है। अरे समझ में आई बात? n+l की वैल्यू या तो 4 से छोटी है या 4 से बराबर है। तो निकालना है, निकालो बच्चों। देखो बच्चों सुनो, इसका मीनिंग क्या है? वैल्यू ऑफ n+l is less than 4 और इक्वल टू 4 है ना। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा क्या करेंगे, क्या क्या हो सकता है? n+l की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है ना बच्चों। लेस देन 4 का मतलब 1 2 3 है। अब देखो बेटा, 1+0 1s, 2+0 2s, 3+0 2+1, तो 3s
2p, 4 + 0 है ना, 3 + 1, तो 4s एंड 3p। बोलो बच्चों, समझ में आया? तो बताओ, आप बताओ कि नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितने हो गए? बोलो 1s, 2s, 3s, 2p, 4s, 3p। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हो गए बच्चों नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। अब देखो बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, s में एक होता है, s में एक होता है, एक होता है, p में 3, s में फिर एक, p में 3, जोड़ दीजिए कितना आया? बोलो 3 और 3 6 और 4 10। फिर देखो बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 20 आ गया बच्चों। बोलो अब बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि n + l की वैल्यू, अब बताओ, ये बताना वापस, यही बताना है आपको जो ऊपर पूछा था, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बताओ बच्चों। देखो बेटा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई ज्यादा नहीं बचा है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे तक तो ये पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बताओ बच्चों, देखो ये कहता है कि n + l की वैल्यू ना तो 4 से बड़ी है और ना ही 4 के बराबर है, ना तो 4 से बड़ी है ना 4 के बराबर है। इसका मतलब क्या करना है? इसका मतलब ये करना है कि n + l की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। बस मीनिंग समझ में आ गया क्या? अरे मीनिंग समझ में आ गया? तो देखो क्या आया फिर इसमें, 1 + 0 1s, 2 + 0 2s, 3 + 0 3s, 2 + 1 2p। तो बताओ बच्चों, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट 4 है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 + 1 + 1 + 3 6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12। आगे बच्चों बोलो, आ गया क्या? आ गया? ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बेटा, इसमें कंसेप्ट आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आता है बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? देखो क्या होता है, ये होता है बेटा h/2π √LL+1 होता है बच्चों। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π। इस पूरे को अपन क्या लिखते हैं? अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा LL+1। बेटा ये इसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा इसको क्या बोलते हैं? हाँ वेरी गुड, इसको बोलते हैं बेटा स्टार हैश। बोला है ना, आप मोबाइल में होता है ना बेटा, स्टार या हैश जो होता है वो बोला जाता है इसको, तो इसको हैश बोला जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, इसको हैश बोला जाता है। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ क्या करेंगे, सपोज देखो बेटा जैसे 1s है, 2s है ना, 3s है, तो इनके लिए सबके लिए l की वैल्यू 0 होती है बच्चों, बना। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो इनके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? 0 ही आएगा, फिर और क्या है आएगा बच्चों? अगर मान लो जैसे मेरे पास
2p है, 3p है, 4p है। तो L की वैल्यू 1, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे? ये लिखोगे बेटा 1 1 प्लस 1, ये लिखेंगे, है ना बेटा। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया √2 हो गया। सपोज मेरे पास 3D है ना, 3D के लिए L की वैल्यू 2, तो h/2 पाई रूट ऑफ L प्लस 1। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? देखो ये तो था बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक आता है एंगुलर मोमेंटम। वो क्या था बताओ, वो बताओ, वो था NH/2 पाई, है ना बेटा। देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है एजीमुथर क्वांटम नंबर पे, और एंगुलर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देख रहे हैं क्या? बोलो बेटा, बोलो, है ना। जैसे देखो आपके पास मान लीजिए के ऑर्बिट है, L है, M है, तो देखो क्या हो जाएगा 1h/2 पाई, है ना, 2 इंटू h/2 पाई, 3 इंटू h/2 पाई। क्या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 आ सकती है? बोलो बच्चों, क्या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बोलो आ सकती है ना। क्यों? क्योंकि L की वैल्यू 0 होती है, L की वैल्यू 0 होती है ना। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब कल इतना पढ़ के आना, बची हुई कल क्वांटम नंबर करेंगे और कल अपन ऑर्बिटल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है।